बुक्स पढ़ने के बाद आपसे आपसे पढ़ने के बाद बच्चों के लिए मैथमेटिक्स काफ़ी आसान हो गया है। तो वो क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्या अलग है जो आप करते हैं और बच्चों को सब अच्छा लगता है? आजकल हम स्टूडेंट की एजुकेशन पे जब भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दे के एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, और आप उन्हें ऐसे पढ़ाइए कि उनको वो चीज़ समझ में आए तो वो कभी नहीं भूलेंगे। ये बात एक्चुअली सच है, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि आप जब उसको अपनी टीचिंग में लेके आए तो बच्चों को मैथमेटिक्स से डर होने की बजाय प्यार होने लग गया। हाँ, बिल्कुल। पहले के एजुकेशन सिस्टम में और अभी के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? ओल्ड स्कूल के शिक्षक हम लोग रहे हैं, लेकिन समय के अनुसार अपने को बदलना पड़ता है और वो काम हम भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भी यूज अब करना पड़ता है। तो हमारे समय में इमेजिन करते थे, और अभी के लोगों को आप विजुअल से दिखला सकते हैं अभी के बच्चों को, और अभी के बच्चे का नॉलेज बहुत अच्छा है। जब टेक्नोलॉजी भी आ रही है, काफ़ी टीचर्स डरते हैं कि वो रिप्लेस हो जाएंगे। मुझे उल्टा लगता है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस तो खैर कभी नहीं कर सकती और ना करेगी। लेकिन वेलकम टू Q&A पॉडकास्ट द एजुकेशन लेंस एपिसोड 1। आज हमारे साथ मशहूर प्रोफेसर, मैथमेटिशियन एंड ऑथर केसी सिन्हा है। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपके 45 साल के करियर में आपने 70 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उत्तरी भारत में शायद ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने आपकी किताबें नहीं पढ़ी हैं, और देश भर में, इनफैक्ट ग्लोबली, आपके स्टूडेंट्स काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। आपने अपना करियर पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में एंड किया और 4 और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, और अब आप फ्री क्लासेस लेके आ रहे हैं। प्लीज़ अपनी कहानी हमें ज़रा शुरू से बताइए, और बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आज तक मोटिवेट करती है और आपको रुकने नहीं देती है? मेरा फॉर्मल एजुकेशन क्लास 3 तक नहीं हुआ था। हम गांव पर अभी कैमूर डिस्ट्रिक्ट में चैनपुर ब्लॉक ब्यूर गांव है, वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन 85% है। वहाँ हाफिज साहब के स्कूल में हम जब गांव जाया करते थे तो वहाँ कभी कभी पढ़ाई कर लिया करते थे। मेरा फॉर्मल एजुकेशन क्लास 4 से शुरू हुआ, जिला स्कूल आरा से। लेकिन उसमें हम एक बात बतलाना चाहेंगे कि जो एडमिशन टेस्ट हुआ, उसमें पहले एडमिशन टेस्ट में मैथ्स में हमको 0 आ गया, और नेचुरली मेरा एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आया। तो हताश और निराश हो जाते हैं लोग। लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स और गांव के जो शिक्षक थे, उन्होंने इनकरेज किया, और फिर कुछ सीट खाली रह गया था तो एक एडमिशन टेस्ट फिर 1 महीने के बाद रखा गया, और हमने पूरे जी जान से उसकी तैयारी की, मैथ्स की, और 100 आउट ऑफ 100 हमको सेकेंड एडमिशन टेस्ट में आया और मेरा एडमिशन हो गया। और यहीं से मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट भी जग गया, मैथमेटिक्स की ओर झुकाव हो गया। और जिला स्कूल आरा से 11th उस समय होता था, मैट्रिक कहलाता था। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम टॉप किए, बोर्ड हुआ करता था मैट्रिक में। और टॉप करने के बाद 2 ऑप्शन हमारे पास था कि आरा के जिला स्कूल से फिर जैन कॉलेज आरा में पढ़ाई करें, या पटना साइंस कॉलेज, जो बिहार, उसमें बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करता था, और बिहार का वो बहुत सबसे नामी साइंस के लिए कॉलेज था, पटना साइंस कॉलेज। तो मेरा एडमिशन मेरे पेरेंट्स चाहते थे, आर्थिक तंगी थी, लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स का पक्का इरादा था कि नहीं, पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाएंगे, और मेरा एडमिशन पटना साइंस कॉलेज में हुआ। तो उस समय प्री यूनिवर्सिटी होता था, 12th 1 साल का कोर्स, और 12th हमने पटना साइंस कॉलेज से किया। हमारे पास ऑप्शन था इंजीनियरिंग में जाने का भी, और उस समय तो रैंक होल्डर्स का आईआईटी में डायरेक्ट एडमिशन भी होता था, 1 to 10 में जो आते थे। लेकिन मेरा झुकाव मैथ्स के तरफ था, तो हमने डिसाइड किया, और कुछ आर्थिक पक्ष भी था, क्योंकि बाहर जाकर के पढ़ाई करने में हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे। तो पटना साइंस कॉलेज में ही फिर बीएससी में हमने एडमिशन लिया। उस समय बीएससी पार्ट 1 होता था 1 साल का, और फिर 2 साल का होता था, वो प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर कहलाता था। तो हमने पटना साइंस कॉलेज से मैथ्स में ऑनर्स किया,
और टॉप भी किया, गोल्ड मेडल मिला। और फिर वहीं पटना यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में तो ग्रेजुएशन तक होता है, पटना यूनिवर्सिटी से हमने पीजी किया और वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट हुए, टॉपर हुए। और उसके बाद हमारा रिजल्ट 2 साल डिलेड था, जेपी एजिटेशन उस समय हुआ था, जिसके चलते पूरे बिहार का सेशन डिलेड हो गया था। मेरा रिजल्ट निकला नवंबर में और उसी समय इन द मीन टाइम मगध यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकला और हमने अप्लाई किया और वहाँ 10 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, जिसमें मेरा पहला नाम था। और मेरे चॉइस का कॉलेज एचडी जैन कॉलेज, चूँकि वहीं के रहने वाले थे हमारा के, मेरा पोस्टिंग हो गया एज ए लेक्चरर। हमने 17 जनवरी 1977 को जैन कॉलेज आरा में ज्वाइन किया। लेकिन बाद में हम 1983 के जनवरी में पटना यूनिवर्सिटी में जब वैकेंसी निकला और वहाँ अपॉइंटमेंट हो गया मेरा, तो पटना यूनिवर्सिटी में हम आ गए और पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे, फिर रीडर हो गए और फिर रीडर के बाद उस समय प्रोफेसर हुआ करते। तो 93 में हम प्रोफेसर हो गए, हाईएस्ट वही होता है इस एकेडमिक फील्ड में। और प्रोफेसर होने के बाद में उसी यूनिवर्सिटी के मैथ्स के हेड हुए, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस हुए, पटना साइंस कॉलेज जिसमें हमने पढ़ाई की थी जहाँ से, वहाँ का प्रिंसिपल हुए और लास्ट में पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हुए। और वहाँ से हमने अपना ये कैरियर का एंड किया। 2024 में अगस्त तक मेरा टर्म था। तो यही मेरा जर्नी रहा और बहुत सुखद अनुभूति होती है कि जहाँ से आपने पढ़ाई किया वहीं के उसी कॉलेज के प्रिंसिपल हुए, उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। तो ये मेरा जर्नी रहा है। ज़ीरो आपके, एक चीज़ मैंने जब सुनी तो आपके फर्स्ट टेस्ट में जब आप एडमिशन टेस्ट दे रहे थे उसमें मैथ में 0 आए थे और वहाँ से लेकर आप नॉर्थ इंडिया में फेमस मैथमेटिशियन के तौर पे जाने जाते हैं। तो एक फुल सर्कल हो गया आपके लिए। और जिस यूनिवर्सिटी जहाँ से पढ़े वहीं के वाइस चांसलर के रूप में रिटायर हुए, काफ़ी ही दिलचस्प स्टोरी है। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आपने बताया कि आफ्टर दैट एडमिशन टेस्ट आपका मैथ में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि अब बच्चों की भी हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए भी किताबें लिखनी चाहिए और वो भी मैथमेटिक्स की? ऐसा क्या आया मन में? इसमें 2 पक्ष था मेरे पास। जब हम पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिए तो संसाधनों की कमी थी, तो और उस समय स्कॉलरशिप मिलता था, रैंक होल्डर्स को स्कॉलरशिप मिलता था। स्कॉलरशिप 60 रुपीज़ पर मंथ मिलता था हॉस्टल में जो रहते थे, लेकिन वो एक साथ मिलता था। तो ये प्रॉब्लम था कि हर महीने का खर्च कैसे चले। तो एक हमारे जान पहचान के वहाँ टीचर थे, प्रोफेसर थे, उनसे हमने अपना प्रॉब्लम बतलाया। तो उन्होंने कहा कि सैटरडे संडे को ट्यूशन कर लिया करो। तो पढ़ाने का भी मेरा हैबिट वहीं से डेवलप किया कि सैटरडे संडे को इवनिंग में हम 1 घंटा जा कर के पढ़ा दिया करते थे और उससे जो इनकम होता था उससे मेरा मेंटेनेंस आसानी से हो जाता था। तो यहीं से पढ़ाने का भी काम हमने शुरू कर दिया स्टूडेंट लाइफ से ही। मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सब डरते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक सब इंतज़ार करते हैं कि बस 10th आते ही मैथमेटिक्स छूट जाए, अच्छा है हमारे लिए। लेकिन बहुत बाद में आके पता चलता है कि इतना डिफ़िकल्ट है नहीं और इतना डरावना है नहीं जितना मन में बना रखा है। और आपने वही चीज़ पकड़ी, वही चीज़ बच्चों के लिए ईज़ी बनाई। आपकी बुक्स पढ़ने के बाद, आपसे पढ़ने के बाद बच्चों के लिए मैथमेटिक्स काफ़ी आसान हो गया है। तो वो क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, क्या अलग है जो आप करते हैं और बच्चों को सब अच्छा लगता है? ये जनरल परसेप्शन है कि मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स केवल कैलकुलेशन नहीं है, इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए और इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाने से वो शिक्षक पर भी निर्भर करता है। इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाया जाए तो बच्चे उत्साहित होते हैं और मैथ्स में अच्छा करने लगते हैं। हम 2 उदाहरण देना चाहेंगे। एक तो
जैसे अगर 19 सेव है, बच्चे को बतलाया जाए कि 19 सेव आपके पास है और 3 लोगों में बांटना है, अब बिना काटे बांटना है। एक बच्चे को हाफ देना है, जितना है उसका हाफ, दूसरे को 1/3 देना है, तीसरे को 1/4 देना है। तो 19 का हाफ तो 9.5 होगा, काटना पड़ जाएगा। अब मास्टर साहब ने क्या सोल्यूशन दिया कि नहीं, एक से वो एक्चुअली 1/2, 1/3, 1/4 का डिनोमिनेटर जो है 2, 3, 4 का 1/2, 1/4 एक्चुअली 1 हाफ, 1/4 एंड 1/5। तो हाफ का 2, 1/4 का 4 और 1/5 का 5, इसका एलसीएम 20 होता है। और 19 सेव हमारे पास है। एक सेव मास्टर साहब ने कहा कि हम अपने पॉकेट से निकाल कर उन्होंने रख दिया। अब कहा कि बांट लो। अब 20 का हाफ तो दिया जा सकता है 10, और उसको 9.5 के बदले अगर 10 मिलेगा तो और खुश होगा। उसको तो ज़्यादा ही मिल रहा। 1/4 उसका क्या हुआ 5, और 1/5 क्या हुआ 4। तो 10 + 5, 5 + 4 19 हो गया, और एक सेव बच गया। मास्टर साहब अपने पॉकेट में लेकर के वापस चले गए। तो इस समस्या का समाधान कितनी आसानी से कर दिया। एक दूसरा उदाहरण दे, एक राजा थे, उनके गुरु कहे कि हम आपके यहाँ आएंगे, और आएंगे तो आपको सोने का कॉइन सिक्का देना होगा, और 5 से ज़्यादा सिक्का हम नहीं ले सकते हैं, और जिस डेट में आएंगे उतना ग्राम का सिक्का होना चाहिए टोटल। अब राजा के सामने प्रॉब्लम था कि 5 ही सिक्का बनाना है। ऐसा कैसे बनाया गया कि जिस डेट पर वो आए उतने ग्राम सोना उनको मिल जाए। तो ये समस्या मास्टर साहब के पास फिर गया। उन्होंने कहा कि बहुत आसान है, सिक्का आप 5 बनाइए, 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, 4 ग्राम का, 8 ग्राम का और 16 ग्राम का, और जिस दिन आएंगे आप दे सकते हैं। जैसे 31 तारीख को अगर आ गए तो 31 ग्राम, तो 1 + 2 + 4 + 8 + 16 31 हो गया। अगर 29 तारीख को वो आते हैं तो आपको 29 पूरा करना है। तो 16 ग्राम का सिक्का है आपके पास, 8 ग्राम का है 24 हो गया, फिर 4 ग्राम का है 28 हो गया, और 1 ग्राम का भी है तो आप 29 ग्राम का 4 सिक्का में दे सकते हैं। उनका तो कंडीशन था कि 5 से ज़्यादा सिक्का हम नहीं लेंगे। अगर वो 23rd को आते हैं या 17th को आते हैं तो एक 16 ग्राम वाला और 1 ग्राम वाला सिक्का दिया जा सकता है। 7th को आते हैं तो क्या होगा, 7th से कम क्या होगा 4, 2 और 1, 3 सिक्का दे करके काम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर गणित को पढ़ाया जाए, बीच बीच में इस तरह के एग्जाम्पल दिया जाए, तो बच्चों को बहुत आसान लगने लगता है, इंटरेस्टिंग लगने लगता है, और तब आप जो गणित पढ़ाना है पढ़ा दीजिए। अभी जब आप बात कर रहे थे तो मैं भी बैठ के मन में सोच रही थी कि ये कैसे होगा। तो ये हर एक एज ग्रुप के लिए बिल्कुल ठीक है, किसी के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मैं सोचती हूँ अगर ऐसे ही पढ़ाया जाता हमें भी या सबको, तो मैथमेटिक्स से डर तो कभी लगता ही नहीं। एंड वहीं पे वो एक टीचर एक डिफरेंस ले आता है कि आप कैसे किसी चीज़ को पढ़ा पाए। एंड तभी आजकल जो एनईपी है, या आजकल हम स्टूडेंट की एजुकेशन पे जब भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देके एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, और आप उन्हें ऐसे पढ़ाइए कि उनको वो चीज़ समझ में आए तो वो कभी नहीं भूलेंगे। ये बात एक्चुअली सच है। एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि आप जब उसको अपनी टीचिंग में लेके आए तो बच्चों को मैथमेटिक्स से डर होने की बजाय प्यार होने लग गया। हाँ, बिल्कुल। हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे क्लासरूम लर्निंग में अगर आप एग्जाम्पल्स और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग को ले आएँ तो बच्चे के लिए पढ़ना कितना इजी हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि स्टोरी टेलिंग कोई नया कॉन्सेप्ट है। काफ़ी टाइम से ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराने ज़माने से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी जाके टीचिंग में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। आपका 45 साल का करियर है, आपने कितने सारे बच्चों को पढ़ाया, कितने सारे टीचर्स, एजुकेटर्स को मेंटोर किया है। तो एज एन एजुकेटर, एज ए मेंटोर, आपको क्या लगता है कि इन 45 सालों में एजुकेशन में क्या बदलाव आया है?
पहले के एजुकेशन सिस्टम में और अभी के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है? एक चीज़ जो मैं बहुत देखती हूँ कि नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स काफ़ी बदल गई हैं। एक स्टूडेंट को अब कैसे देखा जाता है, उनकी नीड्स को कैसे समझा जाता है, इज़ वेरी डिफरेंट। बट आपका उस बारे में क्या कहना है? देखिए, पहले के और आज के एजुकेशन सिस्टम में अब तो पूरी दुनिया एक हो चुकी है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के चलते। जैसे पहले होता था, तो हमारे यहाँ भी नालंदा यूनिवर्सिटी था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था, तो वहाँ बाहर क्या आवश्यकता है इसको लोग नहीं देखते थे। हमारे यहाँ क्या है उसको देते थे लोग, और उसको लेने के लिए, यानी वहाँ अध्ययन करने के लिए विदेश से भी लोग आया करते थे। उस समय आया करते थे। 10,000 स्टूडेंट्स नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय होते थे। इंडिया को तो हब ऑफ नॉलेज, विजडम ये सब माना जाता बिल्कुल, था। विश्व गुरु कहा जाता है। बिल्कुल। तो उस समय की ये स्थिति थी कि हमारे यहाँ बहुत कुछ था, और वही तो एनईपी में जो लाने की बात है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जा रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की जा रही है। यानी हमारे यहाँ क्या था उसको भी जानना होगा। हमारे यहाँ बहुत सा ट्रेजर छिपा हुआ है, और ग्लोबल लेवल पर हमको compete भी करना, आगे भी बढ़ना है। तो दोनों को ध्यान में रख करके अभी का शिक्षा जो होना चाहिए, दोनों को ध्यान में रख करके होना चाहिए। और पहले इसकी चिंता नहीं की जाती थी कि बाहर क्या नीड है, हमारे यहाँ जो होता था उसी को लोग देते थे। और दूसरा कि शिक्षकों में भी अपडेट करना होगा, शिक्षकों को अपडेटेड रखना होगा, क्योंकि जो पहले अभी के बच्चे जो हैं, अभी एक दोनों में डिफरेंस हो गया। पहले शिक्षक क्लास में जाकर के पढ़ा दिया करते थे, बच्चे जो भी शिक्षक कहते थे उसको एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ यही। लेकिन अभी बच्चों के पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, सोर्सेज है, कि वो तुरंत देख लेते हैं गूगल करके कि इस फील्ड में कहाँ तक क्या क्या और हो सकता है। तो शिक्षक को होमवर्क करके जाना चाहिए। आजकल के शिक्षकों की जवाबदेही और बढ़ गई है, वो भी लर्नर बन गए। हाँ बिल्कुल, उनको अपने भी होमवर्क करके जाना होगा, और बच्चों को कोई नए तरीके से बतलाना होगा, कुछ नई चीज़ें बतलाना होगा, क्योंकि बच्चों के पास उस टॉपिक पर तो बहुत सारा ज्ञान पहले से है। टेक्नोलॉजी का यूज करके वो पहले से जो आप बतलाएंगे वो सब उसमें है। तो आपको कोई डिफरेंट तरीके से बतलाना होगा, तरीका बदलना होगा। और जैसे हमने कहा कि बीच बीच में आप आसपास के वातावरण में उपस्थित जो प्रेजेंट है उससे एग्जाम्पल देती जाइए, ताकि वो रेलिवेंट लगे उसको, कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो रेलिवेंट है टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल। और वैसे भी अब हम स्किल बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जब बच्चे जॉब देखने जाएं या ग्रेजुएट करें तो उनको रियल वर्ल्ड में सडनली लॉस्ट नहीं फील हो, ये नहीं लगे कि अरे हमने जो पढ़ा है और जो यहाँ पे हो रहा है उसमें डिस्कनेक्ट है। प्लस हमने एक और चीज़ देखी है, जब हम Q&A बिल्ड कर रहे थे तो हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी कि आजकल जो लर्निंग है वो मोर स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाए वो बेटर है। पहले हम लर्निंग को काफ़ी टीचर सेंट्रिक रखते थे, जैसे आपने कहा कि क्लास में गए, टीचर ने पढ़ाया और वो हो गया। लेकिन अब टीचर्स होमवर्क करते हैं, सोचते हैं कि कैसे पढ़ाया जाए, क्या एग्जाम्पल दिया जाए कि बच्चे समझ पाए। प्लस आप उस पर भी फोकस करते हैं कि ये बच्चा कैसे पढ़ता है। हम पहले सिंपल था, बोर्ड पे जाते थे, लिखते थे, बुक खोलते थे, पढ़ते थे। बट अब टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को केटर किया जा रहा है। कई बार क्लासरूम बाहर होती है ताकि आप नेचर से कनेक्टेड रहें। एंड इन सब का मेन सेंटर जो फ़िलॉसफी, जो एक कोर है, वो है कि आप पढ़ाई को, लर्निंग को हर बच्चे के लिए कैसे पर्सनलाइज कर सकते हैं, ताकि एक लाइन है जो हम हमेशा बोलते आए हैं, अ चाइल्ड शुड लर्न द वे दे लर्न बेस्ट। बच्चा जैसे अपने हिसाब से पढ़े और जो तरीका उसके लिए सही है वैसे पढ़े, तो वो कभी कुछ भूलेगा नहीं। इसी चीज़ को अब मैं देख रही हूँ कि काफ़ी टीचर्स एम्ब्रेस कर रहे हैं और एक चेंज आ रहा है। और Q&A पे भी हम इसी फ़िलॉसफी पे फोकस करते हैं कि हम हर एक बच्चे को एक ऐसा टूल दे पाएँ, एक ऐसा मीडियम दे पाएँ ताकि वो अपने पेस पे, अपने हिसाब से सीखें। तो
आई थिंक ये चेंज बहुत बढ़िया है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। प्लस अब क्लासरूम में क्या है कि हर एक इंसान लर्नर बन गया है। बच्चे भी जाके गूगल चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, वहीं पे टीचर्स भी सीख रहे हैं। तो कहा जाता था ना कि अडेप्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड कर लीजिए, और आजकल वो काफ़ी ट्रू हो गया है। स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे देश भर में ग्लोबली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी तरक्की पे हैं, ऊंचाइयों पर हैं। और कई बार हमने देखा है कि वो अ, आपके बारे में, आपके पढ़ाई हुई ज्ञान और शिक्षा के बारे में काफ़ी तारीफ़ करते हैं। आपको कैसा लगता है जब देश विदेश में आपके बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं, और जब वो आपसे बात करते हैं और आपके पास वापस आते हैं, तो आपके मन में क्या चलता है? आपको कैसा लगता है? बहुत सुखद अनुभूति होती है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जिस क्षेत्र में गए हैं एक्सेल कर रहे हैं, शिखर पर पहुँचे हैं। और ओल्ड स्कूल के शिक्षक हम लोग रहे हैं, लेकिन समय के अनुसार अपने को बदलना पड़ता है, और वो काम हम भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का भी यूज अब करना पड़ता है। हमारे समय में टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था, और क्लासिकल वे में, जैसे क्लास में 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक तेज विद्यार्थी जो आपकी बातों, शिक्षक के बातों को तुरंत समझ जाते हैं। दूसरा मीडियोकर, मध्य श्रेणी के विद्यार्थी जिनको एक बार में नहीं समझ में आता है, लेकिन रिपीट करने से समझ में आ जाता है। और तीसरा कमज़ोर, और कमज़ोर विद्यार्थियों की संख्या क्लास में ज़्यादा होता है, तो उनका भी ध्यान पहले के भी टीचर रखते थे, उनको दूसरे तरीक़ा से बतलाते थे, बतलाने का तरीका बदल जाता है। लेकिन आजकल जो है, आजकल भी विद्यार्थी तो वैसे ही हैं, उनको बतलाने का तरीका टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत आसानी से बतलाया जा सकता है, और टेक्नोलॉजी का यूज करने से इंटरेस्टिंग लगने लगता है। वो विजुअल, देखिए, बोली हुई बात जो बोला गया है वो कम देर तक आपके दिमाग में रहता है, लेकिन जो विजुअल आप देखते हैं वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहता है, और वो अच्छी तरह से आप समझ पाते हैं। हम लोग जब पढ़ाते थे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो इमेजिन करना पड़ता था। बच्चों को कहते थे देखो ये रूम है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, लेकिन अभी विजुअल से हम दिखला सकते हैं कि कैसे वो होता है, तो वो ज़्यादा समझ में आता है आजकल के बच्चों को। तो हमारे समय में इमेजिन करते थे, और अभी के लोगों को आप विजुअल से दिखला सकते हैं अभी के बच्चों को, और अभी के बच्चे का नॉलेज बहुत अच्छा है। वो पहले के बच्चों में वो हार्ड वर्कर होते थे, पहले के बच्चे हार्ड वर्कर होते अभी थे। के स्मार्ट भी है। हाँ, अभी तो स्मार्ट वर्क करना होगा, पहले हार्ड वर्क। रोट लर्निंग, हमारे समय में रोट लर्निंग की बात होती है, ये क्वेश्चन आता है इसको याद कर लीजिए, जाओ। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अभी इनोवेटिव और क्रिएटिव लर्निंग के बच्चे का क्या ओपिनियन है उस पर, वो बहुत जरूरी है, ताकि उनका ये क्षमता विकसित हो सके। तो शिक्षक को ये ध्यान रखना। हमारे समय में एक शिक्षक थे जो एक थ्योरम का 3 प्रूफ बना करके लाते थे, 2 में गलत करते थे और तीसरे में सही बतलाते थे, और बच्चों से पूछते थे कि देखो ये सही है ना, तो जिनको अगर नहीं तो कहाँ सही है, शिक्षक की बात में आ गया सही है, लेकिन कहते नहीं, ये यहाँ पर गलती हमने किया था। और 2 गलत करके जहाँ जहाँ गलती हो सकती है वो होमवर्क वो भी करते थे, कहाँ गलती हो सकती है। तो आजकल के शिक्षकों को भी उस तरह से करना चाहिए, और शिक्षकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि उनका समर्पित होना चाहिए अपने ड्यूटी के प्रति। हमारे समय में कुछ शिक्षक ऐसे भी थे, आर्थिक तंगी रहती थी, कोई बात नहीं, लेकिन वो कभी कभी खाना बिना खाए हुए समय पर स्कूल आ जाते थे और क्लास जरूर लेते थे। तो इतने समर्पित लोग होते थे। तो शिक्षकों के लिए समर्पित होना भी बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत महत्व रखता है। आपने बोला कि टेक्नोलॉजी के वजह से हम स्टूडेंट की लर्निंग काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव बना सकते हैं, बिकॉज आजकल क्रिएटिव और इनोवेटिव लर्निंग की ज़रूरत है। हर एक बच्चा अलग है, जानते हम बहुत पहले से हैं, लेकिन अब जाके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, और इसी में टीचर का रोल बढ़ जाता है। जैसे कि आप बता रहे थे कि एक टीचर को बहुत ज़रूरी है अडेप्टिव रहना
और समर्पित रहना, वो डेडिकेशन, वो पैशन, क्योंकि एक टीचर ही है जो आगे बढ़ बढ़ के एफर्ट, इनिशिएटिव ले लेता है, तो बहुत फ़र्क आता है। तो आजकल के टीचर्स के लिए आपकी क्या राय है, क्या एडवाइस है कि उनको और क्या करना चाहिए ताकि बच्चों के लिए वो शिक्षा को, पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना पाएँ, और कैसे हमारे बच्चों को फ्यूचर रेडी बना पाएँ? बिल्कुल। अभी शिक्षक जो होता है वो बच्चे का कमियों और खूबियों दोनों को जानता है, और उसका ये ड्यूटी होता है कि कमियों को दूर करने का रास्ता बतलाए और खूबियों को और अधिक निखारने का उपाय बतलाए। तो शिक्षक को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस बच्चे में, हर बच्चे में कोई ना कोई खूबी रहती है, कोई ना कोई टैलेंट रहता है। कोई बच्चा संगीत में बहुत अच्छा कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, कोई मैथ्स में अच्छा कर सकता है, कोई फिजिक्स में अच्छा कर सकता है, कोई सोशल साइंस में अच्छा कर सकता है। तो शिक्षक को ये पहचान करना होगा, और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किस में है, अगर उस जिसमें इंटरेस्ट उस क्षेत्र में अगर वो जाएगा तो नेचुरली एक्सेल करेगा, शिखर पर पहुंचेगा। और पेरेंट्स को भी, शिक्षकों का ये एक दायित्व होता है कि पेरेंट्स को भी समझाएं, क्योंकि पेरेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे पर दबाव डालते हैं कि नहीं इंजीनियर ही बनेगा, लेकिन उसमें टैलेंट है संगीत या स्पोर्ट्स में, वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो शिक्षक को ये बतलाना होगा, पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि नहीं आपका बच्चा इस क्षेत्र में जाएगा तो बहुत अच्छा कर पाएगा। आजकल तो टेक्नोलॉजी के यूज से भी आइडेंटिफाई लोग करते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज वहाँ भी हो गया है कि बच्चे का कोई टेस्ट लीजिए, उससे पता लग जाएगा कि उसका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, और उसी क्षेत्र में ये पेरेंट्स को एडवाइस करना चाहिए कि उसी क्षेत्र में अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं। तो शिक्षकों का ये भी एक काम बढ़ गया है। पहले शिक्षक ये नहीं सोचते थे कि क्या करेगा, जो अपना पढ़ाना है वो पढ़ा देते थे, और आगे जाकर के बच्चे में जो टैलेंट होता था या फोर्स भी होता था कि इंजीनियर नहीं बनना चाहता है लेकिन इंजीनियरिंग में चला गया, तो ऐसा भी होता था। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट किधर है, और उसी में उसको गाइड करना चाहिए। और मार्गदर्शन सही, बच्चे का मार्गदर्शन पेरेंट्स भी कर सकते हैं, सीनियर्स भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मार्गदर्शक शिक्षक होता है, क्योंकि शिक्षक पर समाज का भी बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। हमारे समय में भी था, और आज भी पेरेंट्स का अगर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है या समाज का, तो शिक्षकों पर होता है। वो ये मान करके चलते हैं कि शिक्षक कभी भी गलत रास्ते पर अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट्स को, बल्कि लोग कहते हैं कि शिक्षक ही वो है और पेरेंट्स जो किसी बच्चे के प्रगति से और उसके प्रोग्रेस से वो खुशी महसूस करता है। शिक्षक को लगता है कि नहीं हमारा पढ़ाया, जैसे हमको भी लगता है कि हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डीजीपी हैं, और बहुत सारे तो रिटायर भी कर रहे हैं, अब वाइस चांसलर हैं, सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो शिक्षक ही है जो कभी कंपटीशन अपने विद्यार्थी से नहीं करता, चाहता है कि हमारा विद्यार्थी हमसे बहुत ऊपर जाए। बिल्कुल सही सर। आज भी मैं खुद अपने शिक्षकों, अपने टीचर्स को मैसेज करती हूँ, रीच आउट करती हूँ, कभी भी कोई छोटी सी अचीवमेंट हो लाइफ में उन्हें बताती हूँ कि देखिए ये हुआ है, क्योंकि एक तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो बाद में जाके रियलाइज़ होती है। आप अपने टीचर्स और अपने शिक्षक के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं किसी और पेरेंट या दोस्तों के अलावा। अब देखिए, आप सुबह से ऑलमोस्ट 3-4 बजे तक स्कूल में होते हैं, घर आके कुछ घंटे ही होते हैं जब आप अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं। अपनी लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा आप उन्हीं के साथ बिताते हैं। इसमें एक और बात हम करना चाहेंगे। हमारा बेटा डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ता था। एक दिन हम उसके मैथ्स की कॉपी देखने लगे, तो हमने कहा कि ये सवाल तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता, 2-3 मेथड से बनाया जा सकता है। जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि नहीं आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, हमारे शिक्षक जो बतला है वही सही। तो इतना भरोसा, हमारे कहने का अर्थ है कि युवा पीढ़ी का, विद्यार्थियों का इतना ज़्यादा भरोसा अपने शिक्षकों पर होता है, और समाज का भी भरोसा शिक्षकों पर होता है। तो शिक्षक की भूमिका अहम हो जाती है समाज को आगे ले जाने में।
बिल्कुल सर, मुझे यही लगता है कि एक टीचर का रोल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, और वो लाइफ लॉन्ग होता है। ऐसा नहीं कि आप स्कूल से निकल गए, ग्रेजुएट हो गए तो ख़त्म। जैसे मैं बता रही थी, मैं आज भी अपनी टीचर्स के पास वापस जाके उनसे एडवाइस लेती हूँ। वही रीज़न जो आपने बोला, इतना भरोसा है। आप जानते हैं कि वो आपके अच्छे के लिए, आपके हित में ही बात करते हैं। तो इसीलिए वो चीज़ शायद आपको लेट समझ में आए, लेकिन समझ ज़रूर आती है। और इसीलिए अब जब टेक्नोलॉजी भी आ रही है, काफ़ी टीचर्स डरते हैं कि वो रिप्लेस हो जाएंगे। मुझे उल्टा लगता है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी टीचर्स को रिप्लेस तो खैर कभी नहीं कर सकती और ना करेगी, लेकिन उन्हें इनेबल ज़रूर कर देगी। उनका एक सपोर्ट सिस्टम और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, इस पर हम कहना हाँ। चाहेंगे कि वो ह्यूमन टच टेक्नोलॉजी, रोबोट अगर शाबाशी दे दे किसी बच्चे को तो उसका वो असर नहीं होगा जो शिक्षक शाबाशी दे कि बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे करो। तो ह्यूमन टच उसमें होता है। और हम लोग भी जब बैठते हैं, हमारे बैच में तो सीबीआई के डायरेक्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर भी हैं हमारे बैचमेट। सब हम लोग जब बैठते हैं तो अपने शिक्षकों के बारे में ज़रूर चर्चा करते हैं। हाँ। शिक्षकों के बारे में चर्चा विद्यार्थी ज़रूर करते हैं, और इस उम्र में भी हम लोग चर्चा करते हैं कि अमुक शिक्षक छड़ी लेकर आया करते थे, अमुक शिक्षक बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाते थे। तो शिक्षकों की चर्चा तो हर समय होती है। शिक्षक को विद्यार्थी कभी भूलता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसीलिए मुझे लगता है कि उनका रोल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बल्कि है हर एक स्टूडेंट के लिए। और वहीं पे टेक्नोलॉजी यूज़ करने से उनका ही फ़ायदा है। मुझे लगता है कि आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं या लेटेस्ट टूल्स हैं, वो हर एक टीचर को हेल्प करता है। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि टेक्नोलॉजी किसी भी टीचर को रिप्लेस नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। बट हाँ, अगर कोई टीचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा तो पीछे ज़रूर रह जाएगा। ये मैं ज़रूर मानती हूँ। बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएगा। बिल्कुल। और मेरा सजेशन है शिक्षकों से कि अपने को अपडेटेड रखिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। आप जिस समय को ओल्ड स्कूल के अगर हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप टेक्नोलॉजी उसमें शामिल कर दीजिए, देखिए आपकी पढ़ाई में और निखार आ जाएगा। ब्लेंडेड लर्निंग, हाँ, जैसे कि हम हाँ कहते हैं। बिल्कुल, ब्लेंडेड होना ही चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कि अभी का समय ग्लोबल लेवल पर compete करना है आपको, वो क्लासिकल ओल्ड स्कूल वाला मेथड से नहीं चल पाइएगा। तो ब्लेंडेड होना चाहिए और इनोवेटिव क्रिएटिव टीचिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और रेलिवेंट टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। तो अब जैसे कि हम टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि लोग इस पे बहुत डिबेट करते हैं, बहुत बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, कितना रोल है। प्लस बीच में एक टेक बबल आया था जो बर्स्ट भी हुआ, और एडटेक के बारे में बहुत बातचीत हुई। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में एडटेक का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है टीचिंग में? टेक्नोलॉजी का रोल तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों को जो हम विजुलाइज नहीं करा सकते थे, टेक्नोलॉजी की मदद से विजुलाइज करा सकते हैं और उससे कंसेप्ट बेहतर बनता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरा कि हर एक का सकारात्मक और नकारात्मक दो पक्ष होता है। टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम यही कहना चाहेंगे, उसका सकारात्मक पक्ष ज़्यादा है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव यूज अगर उसका कीजिए तो सकारात्मक पक्ष है, और डिस्ट्रक्टिव यूज कीजिएगा तो नकारात्मक। आजकल हम लोग देखते हैं बहुत पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल में ही उलझे रहते हैं, तो ये इसका नकारात्मक पक्ष हुआ। लिमिटेड अगर आप पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं, आप नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसके लिए नहीं, आप गेम खेल रहे हैं, ज़्यादा समय दिन भर गेम खेल रहे हैं, तो ये इसका नकारात्मक खेलिए, लेकिन उसका भी समय सीमा होनी चाहिए। और तो टेक्नोलॉजी के बिना हम आगे अब जा ही नहीं सकते हैं, हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। ओल्ड स्कूल वाले जो शिक्षक हैं उनको थोड़ा लगता है, लेकिन वो भी जैसे कोरोना काल में फोर्स्ड
वो हुए कि टेक्नोलॉजी का यूज वो भी करने लगे हैं और उनको भी अच्छा लगने लगा। एक बार आप यूज करने लगिएगा तो आपके लिए भी वो बेहतर हो जाएगा। तो आजकल के बच्चे तो टेक्नोलॉजी, हम लोग कहते हैं कि 3 चीज़ बच्चे को ज़रूर ठीक करना चाहिए। एक तो बेसिक मैथमेटिक्स, हर जगह आपको ज़रूरत पड़ जाएगा। बिल्कुल। बेसिक, हम नहीं कहते हैं कि आप रिसर्च वाला मैथमेटिक्स पढ़िए, कैलकुलस पढ़िए, बट लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स ठीक होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। कम्युनिकेशन का स्किल बेहतर होना चाहिए। वो लैक अगर आप करेंगे तो पिछड़ जाइएगा आजकल के समय में। और तीसरा टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का ज्ञान तो आजकल के बच्चों को है और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बल्कि उसमें वो इनोवेशन भी कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट नहीं आप कीजिएगा कि छोटा बच्चा जो इनोवेशन उसमें करता है कि ऐसे करने से ये हो जाएगा। छोटे बच्चे, हम लोग भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से सीखते हैं टेक्नोलॉजी और वो ज़्यादा जानता है। तो इनकरेज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज करना इनकरेज, लेकिन परसेंटेज एक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में थोड़ा सा ये है कि दोनों का ब्लेंडिंग होना चाहिए, ब्लेंडेड फॉर्म में होना चाहिए एजुकेशन। ऑफलाइन का अपना है रोल, शिक्षक रोल मॉडल होते हैं, इसलिए ऑफलाइन में वो देखता है शिक्षक के हाव भाव, सबको ऑब्जर्व करता है और उसके लिए रोल मॉडल होते हैं। लेकिन उसमें लिमिटेशन है कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही पढ़ा सकते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करके आप एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। आपके नॉलेज का फायदा पूरे समाज को मिल सकता है, पूरे देश को मिल सकता है, दुनिया को मिल सकता है, आप टेक्नोलॉजी का यूज करें तो। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज में भी थोड़ा सा उसमें ये मॉडिफिकेशन करना चाहिए कि इंटरैक्टिव हो। अगर क्लास शिक्षक आए वहाँ डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा दिए तब तो वही बात हो जाएगी जो पहले होता था। इंटरैक्टिव हो ताकि बच्चे का रिएक्शन भी देखना ज़रूरी होता है कि वो इस चीज़ को समझ रहा, कितना समझ रहा। जैसे ऑफलाइन क्लासेज में तो टीचर समझ जाते हैं कि कौन सा बच्चा कितना समझा, लेकिन ऑनलाइन में ये नहीं हो पाता है। और अगर उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो ऑफलाइन में तो क्या करेगा, बच्चा सुनेगा ज़रूर शिक्षक के डर से, लेकिन ऑनलाइन में वो है कि वो ये कर दिया है और अपना दूसरा काम कर रहा है, उस पर ज्वाइन किए हुए आपका क्लास, लेकिन काम अपना दूसरा कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से भी बचाना होगा बच्चे को, और इसमें पेरेंट्स और शिक्षक इनकी महत्वपूर्ण इनकरेज करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अपने बच्चे को हर समय इनकरेज कर, शिक्षक को भी इनकरेज करना चाहिए और पेरेंट्स को तो बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं आप कहिए कि तुमसे हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, बहुत अच्छे हो, देखिए उसका उत्साह बढ़ जाएगा और वो अच्छा करने लगता है, ऐसा देखा जाता है। एक छोटी सी स्टोरी है इसी बारे में। जब मैं 6-7 ग्रेड में थी तो तब थोड़े मैथ और साइंस में मार्क्स कम आए थे। तो तब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि अरे तुमसे क्यों नहीं हो रहा है, देखो क्लास में सारे बच्चों से हो रहा है। एंड मेरे 7th-8th में मार्क्स और गिर गए। तो उस टाइम पे लगा कि शायद मुझ में ही कमी है। बट जैसे ही 9th का रिपोर्ट कार्ड लेने गए तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि क्यों नहीं हो रहा है, बताओ तुम्हारी मदद कैसे करें, क्या चाहिए तुम्हें ये करने के लिए। और उस टाइम पे मैंने बोला कि आप मुझे ये इन एरियाज़ में सपोर्ट कर दीजिए। और मैंने एक छोटी सी चीज़ मांगी कि मुझे डांटिएगा मत अगर मार्क्स कम आए तो 9th के फाइनल में। तो उन्हें बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है। उनने फर्स्ट में बोला कि अरे तुमसे क्यों नहीं हो रहा है, दूसरे में बोला कि बताओ तुम्हें क्या ज़रूरत है ये करने के लिए। तो एक छोटा स्टेटमेंट उस टाइम पे एज अ स्टूडेंट एक बच्चे के दिमाग में बहुत फ़र्क ले आया। और उसके बाद मेरा 9th का रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा गया, मैंने अच्छे से परफॉर्म किया, क्योंकि अब मैंने एक फ़ियर हट गया कि क्या होगा, मार्क्स नहीं आए तो क्या मैं यूज़लेस हूँ, वर्थलेस हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। बस ये लगा कि मेहनत करके कोशिश करते हैं, अच्छे मार्क्स आ गए तो क्या पता सब ठीक हो जाएगा।
और अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। तो एक जब वो डर हट गया तो लव ऑफ लर्निंग आ गई, तब पढ़ने में भी अच्छा लगने लग गया। और वहीं पे बिकॉज आप यंग होते हैं, इम्प्रेशनेबल होते हैं, तो उस टाइम पे पेरेंट्स का एक स्टेटमेंट बहुत मायने रख जाता है। एंड इसीलिए टीचर्स, पेरेंट्स आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं। जैसे आप बता रहे थे, ये मेरे लिए भी पर्सनल अचीवमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है कि कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आप अगर किसी चीज़ में फ़ेल हो गए तो आप फेलियर ही हैं। उस चीज़ में फ़ेल होना और लाइफ में फेलियर होने में बहुत फ़र्क है। तो ये एक चीज़ मैंने बहुत अर्ली ऑन सीख ली थी। इनफैक्ट जब एक स्टूडेंट और टीचर का रोल और रिलेशनशिप की बात करें एंड टेक्नोलॉजी का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है कि मैंने कहीं पे पढ़ा था, टेक्नोलॉजी को आप किस वे में और कितना परसेंटेज में यूज़ कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। जैसे असेसमेंट के तौर पे, टेस्टिंग के तौर पे टीचर्स उस पर हैविली रिलाई कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा आपका टूल बन जाता है। टीचिंग में वो आपका एक सपोर्ट टूल बनता है। वहीं पे लेसन बनाने में या टाइम मैनेजमेंट करने के लिए वो आपका मेन टूल हो जाता है। तो आप ऐसे जब डिवाइड करते हैं तो टेक्नोलॉजी कैन एक्चुअली बी योर फ्रेंड, और आपके लिए लेसन प्लानिंग, आपके लिए असेसमेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत ईजी हो जाता है इनफैक्ट। एंड हर एक स्टूडेंट के लिए आप डिफरेंट टेस्ट नहीं बना सकते, डिफरेंट असेसमेंट्स नहीं बना सकते। और टीचर्स के लिए क्लास में लेट्स से अगर 40 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, तो हर एक टीचर हर एक बच्चे के लिए, शिक्षक हर एक छात्र के लिए एक एक टेस्ट पेपर नहीं बना सकता, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। और पढ़ाने के लिए तो टीचर की ज़रूरत है ही, लेकिन वहाँ पे आप आपने जैसे बोला कि आप उसे क्रिएटिव, इंटरैक्टिव, आप पढ़ाने का जो तरीका है उसे बदल सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एक्सपेरिमेंट्स डाल सकते हैं। और वहाँ पे मुझे लगता है टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत इंटरेस्टिंग सब कुछ बना दिया है। इनफैक्ट कई बार लगता है कि जब मैं पढ़ रही थी तो ये सब होता तो कितना इंटरेस्टिंग लगता सब कुछ। इसमें हम कहना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, लेकिन ब्रेन का भी यूज कर बंद नहीं होना चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। एक मॉल में, फॉरेन में, एक व्यक्ति गए कुछ सामान खरीदे, लेकिन उनका कंप्यूटर फेल कर गया था और वो बिल नहीं बना सके कितना उनको देना है। और लास्ट में वो अपने हायर अथॉरिटीज़, जो मैनेजर थे, उनके पास सेल्समैन गया तो कहा कि गिफ्ट कर दो, क्योंकि हम लोग कर नहीं सकते हैं लास्ट। अगर वो कर सकते थे कैलकुलेशन, तो ये पार्ट भी ध्यान रखना होगा कि ब्रेन का यूज भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, लेकिन इसको भी आप ऐसा नहीं कीजिए कि आपका ब्रेन काम ही नहीं करे। जैसे मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, वो बच्चे को इस तरह से ग्रूमिंग करना चाहिए कि ये भी ना छूटे, और टेक्नोलॉजी का तो ज्ञान होना ही चाहिए। बिल्कुल। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अभी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो एजुकेशन फील्ड में हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? आपको क्या लगता है कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा टूल या ऐसा क्या सर्विस ला सकती हैं जिससे स्टूडेंट्स और टीचर्स को फ़ायदा हो? देखिए, वो जो क्लासेज अगर कराते हैं ऑनलाइन या टेस्ट, तो हमारे समझ से ऐसा होना चाहिए कि अगर स्कूल से कनेक्टेड रखते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो क्लासरूम में भी एक शिक्षक मौजूद होना चाहिए। आप यहाँ से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो आप तो पढ़ाइए ही, एक शिक्षक वहाँ भी मौजूद होना चाहिए। देखा जाता है कि क्लास जो होता है तो बहुत सारे बच्चे डिसइंटरेस्टेड रहते हैं, वो गप करते हैं। तो क्लास में शिक्षक वहाँ हो और यहाँ से आप पढ़ा रहे, तो आपका नॉलेज और वो शिक्षक के चलते वहाँ का डिसिप्लिन, क्लासरूम का डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। और दोनों होगा तो रेजोनेंस जिसको कहते हैं, दोनों एक साथ अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो टेक्नोलॉजी कंपनियों को इंटरैक्टिव बनाना होगा, ताकि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे
क्या समझ रहे हैं, क्या उसको क्वेरी, उसके क्वेरी को कभी भी उसके क्वेरी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कोई क्लास में आइंस्टीन रामानुजन बैठा हुआ हो, ये मान करके चलना चाहिए कि क्लास में न्यूटन रामानुजन आइंस्टीन भी हो सकते हैं। और जो आपने एक बात कही कि मार्क्स का उतना महत्व नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा देखा जाता है कि जितने बड़े साइंटिस्ट हुए उनको मार्क्स नहीं नहीं आता आते था। थे। आइंस्टीन के बारे में, रामानुजन के बारे में, मैथ्स छोड़ करके बाकी और जो सब्जेक्ट्स थे उसमें उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था। तो क्या पता मैंने तो कि सुना इस है तरह कि का कोई साइंटिस्ट आपके क्लास में बैठा हो। ये शिक्षक को हर समय ये मान कर चलना चाहिए कि बच्चा जो पूछ रहा है उसका क्वेरी का जवाब देना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम आज नहीं दे सके, तो इसमें भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, आज नहीं, हम अगले दिन तुमको इस पर बतलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षक को इस तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं डांट करके बैठा दिया, हमको नहीं अगर उस समय मालूम है। शिक्षक ऐसा हो सकता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, हो सकता है कोई ऐसी बात पूछ दे जो वो उसका समझ वहाँ तक चला गया है, लेकिन शिक्षक उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो अगले दिन बतलाने की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट आजकल मैं एक चीज़ देखती हूँ, हम कितने सारे पेरेंट्स और टीचर से जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो उनके अंदर एक हेजिटेशन होती है। उनको लगता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो उसका बेनिफिट नहीं समझ पाते हैं। तो आपने इतने टाइम से आप एजुकेशन फील्ड में रहे हैं, खुद एक शिक्षक रह चुके हैं, आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी देखी हो जो एक्चुअली बच्चे को और टीचर को हेल्प करे? और आप अगर पेरेंट्स से बोलते कि ऐसा कुछ बोलते कि जिनसे उनका वो डर, वो हेजिटेशन कम हो जाए, तो एक पेरेंट कैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने बच्चे के लिए प्रोवाइड करा पाए और उन्हें वो दे पाए? मेरा तो ये मानना है कि टेक्नोलॉजी का तो यूज होना ही चाहिए, और 30% 30-70 का या 40-60 का ये रेशियो होना चाहिए। और बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि आपस में इंटरेक्ट करें। लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स का ग्रुप होना चाहिए। ये पढ़ाई में शिक्षक को भी बतलाना चाहिए कि लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स जो है उनका ग्रुप, 4-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप, आपस में डिस्कशन करने से नॉलेज बढ़ता है। और उसमें टेक्नोलॉजी का जो यूज कर रहे हैं, आपने कुछ बतला दिया, वो आपस में डिस्कशन करेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो वहाँ से प्रॉब्लम अगर उनको हो तो फिर आप शिक्षक के पास आ पाए। तो हमारा कहना है ये है कि उसको लगना चाहिए, पेरेंट्स को लग रहा है कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो पढ़ाई हो रहा है उससे हमारे बच्चे को फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये मिसकंसेप्शन हम इसको कहेंगे। और पेरेंट्स को भी समझाना होगा कि टेक्नोलॉजी के यूज से आपका समय का बचत होता है, आपको आने जाने में, आप घर बैठे क्लास कर सकते हैं। और लेकिन इंस्टीट्यूशन में जाना भी ज़रूरी होता है। ये हम फिर कहेंगे कि स्कूल कॉलेज भी जाना चाहिए, क्योंकि आपके ऑल राउंड पर्सनालिटी का डेवलपमेंट इंटरेक्शन से होता है। बैलेंस ज़रूरी है। हाँ, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर बैठे ही सब सारी पढ़ाई कर लें, नहीं, इंटरेक्शन भी होना चाहिए। उससे कनेक्टेड टू सोसाइटी होना चाहिए। स्टूडेंट को समाज से कट करके नहीं रहना है, बल्कि समाज से कनेक्टेड रहना है, तभी वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो आएंगे, चैलेंजेज को फेस कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना होगा। आपने जैसे आप खुद एक शिक्षक रह चुके हैं और आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जैसे आप बता रही थी कुछ स्टूडेंट्स आपके आज कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कुछ रिटायर करने वाले हैं, तो आपने कितनी सारे जनरेशन्स को कंपेटिटिव एग्ज़ामिनेशन, स्कूल एग्ज़ामिनेशन, इन सब में काफ़ी हेल्प करी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो अक्रॉस द ईयर्स, पिछले कितने सालों से जो बच्चे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या कंपेटिटिव एग्ज़ामिनेशन जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं जो आपको लगता है अभी तक सॉल्व नहीं हुई है? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बच्चे देते हैं
उनके लिए 2-3 स्ट्रेटजी बनानी होती है किसी वर्क को करने के लिए। उसमें सक्सेस, क्योंकि सक्सेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें है। आपका नॉलेज के साथ साथ सक्सेस होना जरूरी है। आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के आप नर्वस हो गए और अच्छा नहीं कर पाए, तो आप सक्सेसफुल तो नहीं हो पाइएगा। उसका एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षा में सफल तो नहीं हो पाइएगा। तो सब प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको दोनों चीज़ बतलाना होगा। टाइम का मैनेजमेंट, नॉलेज, यानी डेप्थ तो होना ही चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नॉलेज को एक्सप्रेस करने का और उनको इस तरह से बनाना होगा, हार्ड वर्कर। दूसरा, कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, पक्का इरादा वाला, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी तो एक लीन एंड थिन व्यक्ति थे, कदकाठी से तो लीन एंड थिन थे, लेकिन उनका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा था कि वो जो भी ठान लेते थे वो कर लेते थे। तो वही चीज़ स्टूडेंट में भी डेवलप कराना होगा, पेरेंट्स और शिक्षक दोनों को मिल करके, कि नहीं तुम कर सकते। आत्मविश्वास जगाना होगा और इनकरेज करते रहना होगा। और फाइनली ये है कि बच्चे को इस तरह से, टेक्नोलॉजी का यूज़ तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना अब काम चल ही नहीं सकता है। दूसरा चीज़ कि समाज से भी कनेक्टेड रखना है और उसके ब्रेन का भी यूज होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो मानना है कि कितना भी रोबोट काम कर ले, ह्यूमन टच उसमें आएगा नहीं, और वो भी तो कोई ना कोई ब्रेन ही चलाएगा। बिल्कुल। कंप्यूटर का यूज बैंक में होने लगा, लेकिन वो चलाता तो कोई व्यक्ति ही है, उसका यूज कौन करता है? कोई व्यक्ति करता है। अगर काम नहीं करता है, सर्वर डाउन हो गया, तो देखिएगा कि पब्लिक लाइन लगा करके खड़ी रहती है, काम नहीं हो पाता है। तो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल कट करके नहीं, जो पहले होता था उसका भी होना चाहिए। इसीलिए तो NEP में कह रहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को भी शामिल करना होगा। गुरुकुल हाँ, सिस्टम। वो एंगल भी होना चाहिए। गुरुकुल सिस्टम में क्या था कि शिक्षक और स्टूडेंट्स के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता था, और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पढ़ा रहे हैं, कहीं पर है, विद्यार्थी कहीं पर है, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। इसलिए फिर हम इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो आप यूज कीजिए, लेकिन वहाँ जहाँ क्लास में बच्चे बैठे हैं वहाँ एक शिक्षक रहना चाहिए, ताकि डिसिप्लिन भी मेंटेन हो और उस शिक्षक से स्टूडेंट कनेक्टेड हो। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आप अलग अलग रूप में भी कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए शिक्षक ही मेन है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेस्टिंग में कीजिए। बच्चे को मॉक टेस्ट या टेस्ट असेसमेंट्स उन्हें एनालाइज करने में यूज़ करिए, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी एक तो आपको एक्यूरेसी भी देगी। मुझे लगता है कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन वही है जहाँ पे आप एक टीचर की कैपेबिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज़ को मिक्स करें, तो आप एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम बना सकते हैं। अब बिल्कुल दोनों, जैसे स्कूल में वहाँ के शिक्षक पढ़ा दिए, ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी का भी यूज, लेकिन एक्सपर्ट्स तो हर जगह जा कर के नहीं पढ़ा सकते हैं, तो एक्सपर्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, और दोनों अगर हो जाएगा तो आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा, सब्जेक्ट पर पकड़ भी हो जाएगी, और जो भी आपका प्रॉब्लम हो वो एक्सपर्ट्स आपके उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएंगे, जो वहाँ लोकल लेवल पर नहीं हो पाएगा। जैसे IIT या IAS का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है, अगर लोकल लेवल पर नहीं हो पाता है तो एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजी के यूज से आप उसका हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ आपने बोली कि स्टूडेंट के लिए आत्मनिर्भर होना या सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हम देखते हैं कि बिकॉज़ एग्ज़ाम और कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर स्टूडेंट्स पे बढ़ता है, तो उसे टैकल करने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है आजकल कंपटीशन तो बहुत है ही। सीट्स जितने स्पीड से बढ़ती हैं उतने उससे कई ज़्यादा डबल स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती है। अब देखिए
जेई नीट मिला के कुछ 23 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं अभी। और इस सिचुएशन में एक तो आपका मेंटल स्टेबिलिटी, आपका मेंटल प्रेशर बढ़ता है, ऊपर से रिसोर्सेज बहुत है, पढ़ने का साधन बहुत है, टीचर्स भी हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो बच्चों को कम मात्रा में मिलती है या उनके पूरे प्रेपरेशन जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वो है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग और रिजिलिएंट फील करते हैं। तो बच्चों को आजकल अगर वो अभी कुछ सालों में प्रिपेयर कर रहे हैं या अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और कैसे अपना मेंटल पीस को संभाल के रखें ताकि वो डिस्करेज नहीं हो इस पाथ से, इस जर्नी से। इसमें एक तो हम करना चाहेंगे कि रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आपको स्ट्रेस फील कभी नहीं होगा। रेगुलर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो स्ट्रेस फील नहीं होगा। उसमें ये नहीं है कि इतना घंटा इस समय पढ़ाई करें, जो आप कर सकते हैं कंफर्टेबली वो करना चाहिए। और दूसरा ये कि ये भी बतलाना चाहिए कि अगर तुम आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर उसमें नहीं हो पाया तो जो तुमने तैयारी किया उसका यूज आप टीचिंग प्रोफेशन में चले जाओ तो एक बहुत बेहतरीन शिक्षक हो पाएंगे। इसलिए कि पढ़ाई करते, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते समय सब्जेक्ट को तुमने ठीक से पढ़ा है, नहीं हो पाया, ये तो सर अभी तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, सीट्स कम है, तो नहीं हो पाया तो फिर दूसरा प्लान ए, प्लान बी, बल्कि 2 प्लान तो होना ही चाहिए कम से कम, प्लान सी भी हो सकता है, और तब कहीं ना कहीं फिट कर पाओगे। हमारे समय में भी जो यूपीएससी नहीं कर पाए, देखा गया कि वो बहुत अच्छे बेहतरीन शिक्षक बन गए, टीचर, प्रोफेसर। तो क्योंकि पढ़ाई तो उन्होंने तैयारी किया था, पढ़ाई किया था और उसका यूज शिक्षक बन करके किए, तो उस फील्ड में भी एक्सेल किए। कोई मेहनत वेस्ट नहीं हाँ, जाती है। इसलिए ये समझाना चाहिए कि नहीं, ये नहीं हुआ तो ये है, ये नहीं हुआ तो ये है। ए बी सी 3 प्लान या कम से कम 2 प्लान तो रहना ही चाहिए, ताकि फ्रस्ट्रेशन भी नहीं हो और निराशा और हताशा कभी नहीं आवे। और एक चीज़ और करना चाहिए कि जब जगो तभी सवेरा। बच्चे बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। कोई नहीं, एग्ज़ाम, रेगुलर एग्ज़ाम, मान लो कि रेगुलर जो पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम में वही पूछा जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देना चाहिए। बिल्कुल हार नहीं माननी चाहिए। और एक चीज़ जो मैंने हमेशा से सीखी है कि किसी चीज़ में फ़ेल होना आपके फेलियर होने से सिनोनिमस नहीं है, वो एक टेम्पररी फेलियर ही है। आप उसको अपने नेक्स्ट विन में आप आगे जाके उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। और प्लस जैसे कि आपने कहा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, वो 1.5-2 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। अब उसका कुछ ना कुछ तो आपको सिखा के ही भेजती है लाइफ में आगे जाके। सो बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू। और हमने जब एक छोटी सी स्टोरी, जब हम Q&A को बिल्ड कर रहे थे, तब हमने भी यही चीज़ टैकल करने की कोशिश करी। हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसी बात की होती थी जब बच्चे बोलते थे कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कुछ नहीं होगा। और फिर जब वो बोलते थे कि फ़ेल हो गए, नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, तो हमें लगा कि वो एक अनसर्टनिटी, उस टाइम पे ये लगना कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, हम अभी प्रेपरेशन के किस पड़ाव पे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। उसी चीज़ को हमने अपनी स्टडी में डाली। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत करी ये समझने के लिए कि हम ऐसा क्या सल्यूशन उनके लिए बना सकते हैं ताकि वो जो अभी कर रहे हैं, और वो चाहे कहीं से भी पढ़ाई करें और कैसे भी करें, खुद पढ़ें, एक्सटर्नल सपोर्ट लें, तो हम उनको ऐसा एक सल्यूशन देना चाहते थे ताकि उनको कभी भी वर्थलेस फील नहीं हो, उनको ये नहीं लगे कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं। आपकी ही स्टोरी लेके चलती हूँ कि कहाँ मैथ में 0 से लेकर अब आपने 70 किताबें लिखी, मैथमेटिक्स के फेमस टीचर हैं, तो ये जर्नी भी पॉसिबल है। लोग यहाँ से कहीं भी पहुँच सकते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे भी वही उम्मीद लेके अब एफ़र्ट करें, पढ़ाई करें, और अगर उनको कभी भी ऐसा लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पे Q&A उनके साथ है कि आप
एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा टूल यूज़ कर सकते हैं जिसके वजह से आपको हमेशा पता होगा कि आप अपनी जर्नी में कहाँ हैं और ये आपके हिसाब से चलेगा। एक बहुत ही छोटा एफर्ट था बट विजन बहुत बड़ा है कि हम चाहते हैं हर एक स्टूडेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे या किसी भी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, तो उन्हें कभी भी वर्थलेस फील नहीं हो और होपलेस फील नहीं हो। एंड मुझे लगता है कि हमारी यही इंस्पिरेशन बच्चों से आई है। जैसे एज ए टीचर आप अपनी सारी इंस्पिरेशन बच्चों से लेते हैं, हमारे लिए भी ये एक जर्नी रही है काफ़ी टाइम से। एंड वही सेम थॉट है कि कोई बच्चा कभी इतना अपसेट या डीमोटिवेटेड ना हो जाए। तो मैं आपसे एक और आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। हम पिछले कुछ सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से एजुकेशन फील्ड में 50 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं, लेकिन पर्टिकुलरली बच्चों के लिए पिछले कुछ सालों से इस फील्ड में है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप तो 45 साल से एक मेंटोर रह चुके हैं, शिक्षक रह चुके हैं, ऑथर हैं और हमारा भी थॉट आपकी तरह यही है कि हर एक बच्चे को उसकी नीड के हिसाब से पढ़ाया जाए और हर एक बच्चे को सपोर्ट मिले ताकि वो अपनी लाइफ में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठे, उन्हें कभी भी डिमोटिवेटेड फील ना हो बल्कि कॉन्फिडेंस आए। तो आपके लिए आपकी तरफ से हमारे लिए क्या एडवाइस होगी? आपका जो कंपनी है ये तो आपके पास टेक्नोलॉजी का आप लोग यूज करते हैं, उसके यूज से बच्चे के बारे में जान सकते हैं कि वो उसका टैलेंट किस में है, किस में उसका इंटरेस्ट है। और जो आपका असेसमेंट हो बच्चे के बारे में, टाइम टू टाइम आप टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट कीजिए। असेसमेंट हो तो बच्चे को भी बतलाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे चाहते हैं कि हमको बतला दिया जाए क्या कमी है, पेरेंट्स को नहीं बतलाया जाए, शिक्षकों को नहीं बतलाया जाए। तो बच्चे को भी बतलाना चाहिए कि तुम्हारे में ये कमी है, इसमें ऐसे सुधार हो सकता है। और साथ में पेरेंट्स को भी और शिक्षकों को भी बतलाना चाहिए कि ये स्टूडेंट इस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। तो पेरेंट्स भी जान गए, शिक्षक भी जान गए और बच्चा भी जान गया, तो हमको लगता है कि जिस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है, जिसमें इंटरेस्ट है, उसमें पेरेंट्स भी अलाउ करेंगे कि तुम उस क्षेत्र में जाओ। और इनकरेज तो ऑलवेज करते रहना चाहिए। और उसके स्तर से, जैसे किसी कमज़ोर बच्चे के सामने बहुत टफ प्रॉब्लम्स अगर शुरू में ही आ जाए तो डिस्करेज्ड होगा, निराश और हताश होने लगेगा। तो ग्रेजुअली एक सीढ़ी, और टेक्नोलॉजी के यूज से आपने कहा कि वो शिक्षक वैसा नहीं कर सकता, उसके पास न उतना वक्त है, न उतना समय है और न उतना वो ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी आजकल का इतना आगे बढ़ चुका है कि वो जान जाता है कि इसको किस तरीके से आगे ले जाया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज वहाँ बिल्कुल करना चाहिए आपके और हमने कहा कि कंपनी को 2 लेवल पर काम करना चाहिए। एक तो आप जो टेक्नोलॉजी का यूज करके कर रहे हैं, और दूसरा साथ में कुछ ऐसा भी प्रोग्राम साथ में करना चाहिए जो वहाँ स्कूल या कॉलेज वाले से मिल करके ऑफलाइन में, टेक्नोलॉजी आप यहाँ से दीजिए लेकिन उनको भी इन्वॉल्व कीजिए, स्कूल और कॉलेज वाले को, ताकि उसका ब्रेन भी डेवलप करे। और क्रिएटिव थिंकिंग, तो उसका ब्रेन, क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग कैसे हो सकता है, उसका ब्रेन भी डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कैलकुलेटर नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं उधर से भी वर्क कर, बल्कि फॉरेन में भी इस तरह की बात सोचने लगे हैं कि इंडिया में जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था पहले, वैदिक मैथमेटिक्स, तो वो पार्ट भी शामिल करना होगा। बिहार ये गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है। वैदिक मैथमेटिक्स सिलेबस में भी हम लोग ला रहे हैं, बिहार में तो ला दिया गया है और जगह भी लोग ला रहे हैं। तो दोनों होना चाहिए, ठीक है, परसेंटेज जो आप रखिए, तो उसका अपना ब्रेन भी काम करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन जो कर सकता है वो मशीन को चलाने वाला भी तो कोई आदमी ही होगा। इसलिए दोनों फ्रंट पर आपको काम कर। तो आपके कंपनी के लिए ऐसा कुछ प्लानिंग कीजिए कि आप यहाँ टेक्नोलॉजी के यूज करके आप डेप्थ, सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज
और वहाँ लोकल लेवल पर जो शिक्षक हैं, उसको मशीनरी है, उसको भी इन्वॉल्व कीजिए ताकि उसका ब्रेन भी डेवलप करे। दोनों होना चाहिए साथ में। तो बिल्कुल। कुछ ऐसा भी टेस्ट होना चाहिए जो बिना टेक्नोलॉजी के यूज करके तुमको इसका इस टेस्ट में बैठना है। मेरा ये एक सजेशन है। पार्ट ठीक है 10%, 5% भी ज़रूर होना चाहिए इस तरह का। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल एडवाइस है। मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि अगर आप एज अ टीचर भी और एज अ स्टूडेंट भी, अगर आप एज अ स्टूडेंट आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता जो आपको आपकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ बताता रहे और टाइम टू टाइम टेस्ट करता रहे जब आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप अपने एज अ टीचर अपने बच्चों को ये प्लेटफॉर्म के बारे में प्लेटफॉर्म यूज़ करते उन्हें पढ़ाते वक्त, आपको लगता है ऐसे किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स को या एज ए टीचर आपको फ़ायदा होता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। इसलिए कि हर स्टेज का उसका परफॉर्मेंस पता लगेगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं उसको उस कमी को दूर करने के लिए, या उसका खूबी जो है वो और निखारने का काम कैसे कर सकते हैं, इस तरह से होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी का यूज करके आप कर सकते हैं। तो आप और मैं बात कर रहे थे कि कैसे स्टूडेंट्स की और टीचर्स की नीड्स और रोल्स कितने बदल रहे हैं। आजकल क्लासरूम में एक टीचर भी लर्नर है और एक स्टूडेंट भी टीचर है। सबसे कोई कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो Q&A भी ये कोशिश कर रहा है कि हम हर एक स्टूडेंट को उनके लेवल पे पढ़ा पाएँ, सिखा पाएँ। और बिकॉज़ हम भी एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, बट आप पिछले 45 सालों से इस फील्ड में एक ऑथर, एक मेंटोर, एक शिक्षक के रूप में रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी तरफ से हमारे लिए क्या एडवाइस है? लोकल लेवल पर भी जो जैसे किसी स्कूल या कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से टेक्नोलॉजी का यूज करके कीजिए। लेकिन लोकल लेवल पर वहाँ के शिक्षकों को, वहाँ के टीचर या इंस्ट्रक्टर, उनको भी इन्वॉल्व करना होगा। क्योंकि आप जो बतला रहे हैं वो शिक्षक, हो सकता है कि वो शिक्षक भी नहीं जानता हो, तो आपसे वो सीखेगा और अपने लैंग्वेज में लोकल लेवल पर वो बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह से बतला पाएगा। तो जो कमियां हैं उन बच्चों का इससे दूर हो पाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी से जो भी हम करते हैं तो डिलीवरी तो एक तरह का होता है, वो नहीं देखता है कि कौन सा बच्चा किस स्टैंडर्ड का है, लेकिन शिक्षक तो जानते हैं। और हमारे कहने का अर्थ ये है कि दोनों को इन्वॉल्व करना होगा, वहाँ के शिक्षकों को भी, ताकि वो बच्चों से इंटरेक्ट कर सकें। और आपके यहाँ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका जो होगा उस नॉलेज, तीनों चीज़ चाहिए। शिक्षक के लिए ट्रेनिंग, तो शिक्षक के लिए ट्रेनिंग में देखा जाता है कि उसका सब्जेक्ट पर पकड़, नॉलेज को सुधारना, नॉलेज ठीक होना चाहिए। दूसरा उसका डिलीवरी, बच्चों को किस बच्चे के साथ कैसे डिलीवर करना है, उस नॉलेज को कैसे बतलाना है। और तीसरा उसका कम्युनिकेशन स्किल। तो डिलीवरी तो वही हुआ, कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट पर पकड़ और कैसे डिलीवर करना है, और बच्चों को एसेस करना, ये तीनों चीज़ शिक्षक को तो ट्रेन करना होगा। आपका जो माध्यम होगा, टेक्नोलॉजी का जो यूज होगा, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो खुद सीखते हैं और सीख करके अपने बच्चों को देते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है। बच्चे जो आपके ये से समझ जाए, वो सीख लें तो ठीक है। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो उससे नहीं सीख पाए, तो वहाँ के जो लोकल लेवल पर शिक्षक होंगे वो इससे सीख करके अपने भाषा में, अपने लोकल जो वातावरण होता है उसके अनुसार वो बतला सकते हैं। तो ये बेहतर होगा। टेक्नोलॉजी 70% और या 80% और 20% उस तरह का भी इन्वॉल्वमेंट रखना होगा, लोकल लेवल के लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। Q&A में भी हम कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे को उनके लेवल पे जाके पढ़ा पाए, गाइड कर पाए। और जैसे कि आपने कहा कि जैसे जैसे समय और वक्त बदलता है, बच्चों की नीड्स बदलती हैं, टीचर्स की नीड्स बदलती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, हर एक स्टेक होल्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और कैसे हम उन तीनों को सपोर्ट कर पाएँ, ये हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं। बिकॉज़ हम भी एजुकेशन फ़ील्ड में काफ़ी काम कर रहे हैं और आप तो पिछले 45 सालों से इस फ़ील्ड में हैं, एज़ एन ऑथर, मेंटर, गाइड, टीचर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी तरफ से हमारे लिए Q&A के लिए क्या एडवाइस है? टेक्नोलॉजी के यूज़ करके बच्चे के नीड्स को और उसके कमियों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या नीड है, क्या कमियां हैं, और उस गैप को फिलअप किया जा सकता है जो स्कूल के शिक्षक या कॉलेज के शिक्षक नहीं कर सकते। उतना उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है और वो उस लेवल तक जा कर के असेसमेंट नहीं कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से कर सकता है। तो एक तो ये बच्चे का नीड्स और क्या कमी है, क्या खूबियां हैं, इसको आइडेंटिफाई करना, और टीचर्स को एम्पावर करना होगा टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए। और क्योंकि लोकल लेवल पर यानी स्कूल में या कॉलेज में वो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें और अपने बच्चों को अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी के यूज से जानकारी दे सकें, पढ़ा सकें। और तीसरा असेसमेंट, तो टीचर उस लेवल तक असेस नहीं कर सकता हर बच्चे को, लेकिन टेक्नोलॉजी के यूज करके हर बच्चे का असेसमेंट किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि वो किस फील्ड में अच्छा करेगा, उसका इंटरेस्ट क्या है और क्या कमी है, और उस कमी को दूर करने का उपाय टेक्नोलॉजी की यूज से किया जा सकता है। लेकिन शिक्षकों को साथ लेना बहुत ज़रूरी है। आइसोलेशन में टेक्नोलॉजी का यूज करके आप वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं। वहाँ शिक्षकों को भी एम्पावर करना होगा, टेक्नोलॉजी का यूज शिक्षक करे और शिक्षक भी आपके टेक्नोलॉजी से सीखेंगे और वो बच्चों को डिलीवर करेंगे। चूँकि एम्पावर आपने कर दिया तो वो डिलीवर सही रूप में कर पाएंगे। अभी आपको जब सुन रही थी तो लगा कि कितना हमारे वैल्यूज़, हमारा विजन बहुत अलाइन करता है। बिकॉज़ हमने जब इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया, जब सब बैठ के ये सोच रहे थे कि इसको कैसे अच्छा और बढ़िया बना सके, तो हमने यही सारी चीज़ें सेंटर में रखी। हमने यही 3 चीज़ें सोची कि हर एक बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर पाएँ ताकि ग्रैन्युलर लेवल पे उसकी हेल्प हो। सेकंड, टीचर्स। हम डे 1 से टीचर्स के रोल को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं। हम समझते हैं कि जैसे आप और मैं भी बात कर रहे थे कि आज भी चाहे आप कितने बड़े हो जाएं, लाइफ में कितने आगे बढ़ जाएं, टीचर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो टीचर्स को भी इस इकोसिस्टम में कैसे इम्पॉर्टेंट बनाया जाए ताकि उनको लेफ़्ट आउट फील नहीं हो, और जब बच्चे एम्पावर हो रहे हों साथ में टीचर्स भी हो। और तीसरा, पेरेंट को कैसे लूप में लाएं ताकि एक स्टूडेंट की लर्निंग जर्नी आपस में या अकेले में, आइसोलेशन में नहीं होती। पेरेंट्स, टीचर सब इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो हमने इन्हीं कोर फिलॉसफी को दिमाग में रख के हमने इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया ताकि हर एक बच्चे की हेल्प हो, टीचर को एम्पावर्ड फील हो और पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड रहे ताकि कोई भी पीछे नहीं छूटे। सो फर्स्टली थैंक यू फॉर द एडवाइस। ये जो प्लेटफॉर्म आपने किया ये काबिल तारीफ़ है और ये आप असेस करके आपने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है कि क्या नीड्स है, क्या किया जा सकता, और निश्चित रूप से ये प्लेटफॉर्म देश को आगे ले जाने में, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। थैंक यू वेरी मच। बस यही उम्मीद है, यही हमारा विजन है, ड्रीम है कि देश के हर कोने में बच्चा Q&A यूज़ करे और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोफेसर सिन्हा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है। थैंक यू वेरी मैथ मच। में 0 से लेकर यहाँ तक काफ़ी अच्छी स्टोरी है, और कोई भी बच्चा इस चीज़ को सुने और कोई पेरेंट, कोई टीचर, तो उन्हें एक चीज़ तो ज़रूर वापस लेके जाना चाहिए कि आप एक बार ठान ले और मेहनत कर ले तो लाइफ में कहीं भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और आपने आज समय निकाल के हमारे साथ इतनी सारी बातें करी, उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।